गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को हरित नमन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पिछले 2 वीडियो से हम प्रथम राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने सुकरात और प्लेटो के बारे में सामान्य जानकारी ली और प्लेटो के न्याय सिद्धांत को जाना। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में ही हमने कई ऐसी शब्दावलियाँ जिनके बारे में हम अगले वीडियोस में या आज की वीडियो में भी चर्चा करेंगे, उनका नाम सुन चुके हैं। जैसा कि दार्शनिक राजा है, आदर्श राज्य है, तो साम्यवाद है, शिक्षा वाला विचार है प्लेटो का, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसी में से आज हम दार्शनिक राजा के बारे में एक ओवरऑल चर्चा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दार्शनिक राजा को लेकर कि प्लेटो का दार्शनिक राजा संबंधी विचार क्या है, या दार्शनिक राजा का उद्भव प्लेटो के सिद्धांत में, ये प्लेटो के ग्रंथ में कैसे आता है। आपको ये ज्ञात है कि जो दार्शनिक राजा का जो मान्यता लेके आए थे प्लेटो, वो रिपब्लिक में लेके आए। रिपब्लिक जो ग्रंथ लिखा था उसमें इसकी विस्तृत विवेचना की है दार्शनिक राजा की। अब ये सवाल आता है कि दार्शनिक राजा का विचार प्लेटो क्यों लाए। अपन ने फर्स्ट वीडियो में एक बात चीज़ कर दी थी कि इसको प्रथम राजनीतिक दार्शनिक इसलिए कहा जाता है कि जब सुकरात को विष दे दिया गया था और उसके बाद जब ये 12 साल भ्रमण करते हैं और वापस आते हैं और फिर विभिन्न ग्रंथों की रचना करते हैं, तो जब ये वापस आते हैं तो ये दार्शनिक के रूप में आते हैं। दार्शनिक क्या करता है? दार्शनिक करता है सत्य की खोज, और उसी प्रकार ये भी अपने प्रकार के सत्य की खोज करते हैं। मूलतः तो ये राजनीति में आना चाहते थे, सक्रिय राजनीति में आना चाहते थे, परंतु ये बाद में दार्शनिकता की बातें करने लगे, अपने ग्रंथों में दार्शनिक चीज़ें लिखने लगे। हालांकि ये बात अलग है कि अपने जीवन काल के अंत में जाकर जब उन्होंने ग्रंथ की रचना की तो उसमें व्यवहारिकता का पहलू ज़्यादा आ गया। अब देखिए, दार्शनिक बात हो रही है तो वहाँ पर आदर्शवाद की बात होगी, क्योंकि हर दार्शनिक एक आदर्शवाद के रूप में ही चीज़ों को स्थापित करता है या विचार करता है। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में भी एक बात कही थी कि प्लेटो ने किस तरीके से स्वर्ग में जाकर स्वर्ग की बात की थी और वहाँ पे किस तरीके से उन्होंने आदर्श राज्य का पता लगाने के लिए दार्शनिक राजा की बात की थी। उसको हम दोबारा जान लेते हैं। देखिए, द रिपब्लिक में वह आदर्श राज्य की खोज करता है। कौन? प्लेटो। वह मानता है कि हर चीज़ का आदर्श जो है, आदर्श विचार जो है, वो स्वर्ग में मौजूद है। अब स्वर्ग में आदर्श विचार का संसार है, ठीक है, और वहाँ राज्य का भी विचार होगा, क्योंकि सभी चीज़ों का विचार है तो राज्य का विचार भी होना लाजमी है। ये बात भी ठीक है। अब इस आदर्श राज्य के विचार का पता कैसे लगाएं, पता कौन लगाए? फिर वो रचना करते हैं दार्शनिक राजा की, जो कि इंटेलेक्चुअल साउंड व्यक्ति होता है। वो ये कहते हैं कि ये जो व्यक्ति होगा, ये जो दार्शनिक राजा होगा, ये चिंतन करेगा और अपनी जो आत्मा है उसको स्वर्ग तक ले जाएगा। ठीक है, मैंने उस समय भी ये कहा था कि जैसे स्वर्ग तक ले जाने की बात होती है आत्मा को, तो यहाँ पे भारतीय जो चिंतन है, जहाँ पे कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन की बात होती है, वहाँ से ये मिलता जुलता प्रतीत होता है। अब वहाँ तक आत्मा को ले जाने पर उसे स्वर्ग की सारी बातें याद आ जाएगी, तो ऑब्वियसली अगर स्वर्ग की सारी बातें याद आ जाएगी तो उसमें से आदर्श राज्य का विचार भी याद आ जाएगा, और फिर वो आदर्श राज्य को इस धरती पर स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो ये सारी कल्पना लोकी बातें जो कही जा रही है, ये कल्पना लोकी है या नहीं है, या इस तरीके का विचार प्लेटो ने जो लिया है उसके पीछे का आधार क्या है, ये देखेंगे हम उसके आलोचना वाले पक्ष में। क्यों? क्योंकि इसी विचार को लेकर प्लेटो की सबसे ज़्यादा आलोचना होती है कि प्लेटो ने जो विचार कहा है कि स्वर्ग है, आदर्श राज्य है, बोले कि ये पॉसिबल नहीं है। आलोचक ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही कल्पना लोकी बातें हैं, बहुत ही हाइपोथेटिकल बातें हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है और क्यों? ये आलोचना भी गलत है ना। इस आलोचना का एक पक्ष ही सही है, एक पक्ष गलत है, उसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। ये हमने जान लिया कि प्लेटो के विचार में ये दार्शनिक राजा का विचार कैसा आया। ठीक है, अब उसके हिसाब से दार्शनिक राजा कैसा होगा या दार्शनिक राजा बनेगा कैसा। आपको मैंने पिछले वीडियो में जो न्याय वाले विचार में कहा, वीडियो था न्याय के सिद्धांत वाले विचार में, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि प्लेटो कहता है कि व्यक्ति की आत्मा में 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक होता है विवेक, एक होता है साहस और एक होता है वासना। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति में इनमें से किसी एक गुण की प्रधानता होती है ना, और ये गुण व्यक्ति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, है ना। अब ठीक है,
ये सब बातें हो गई कि व्यक्ति में 3 गुण हैं और एक गुण की प्रधानता होती है। अब एक गुण कौन सा प्रधान होगा ये पता कैसे लगाएं? तो पता लगाने के लिए फिर वो लाता है अपना शिक्षा संबंधी विचार। कहता है कि शिक्षा के द्वारा इन गुणों का विकास होगा और इनकी पहचान की जाएगी कि किस व्यक्ति में कौन सा गुण ज़्यादा है और वो किस वर्ग में जाएगा, है ना। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि ये 3 वर्गों की स्थापना करता है इन्हीं के आधार पर। वो कहता है कि जिसमें विवेक प्रधान होगा, जिस व्यक्ति में विवेक प्रधान होगा वह दार्शनिक राजा बन जाएगा, जिसमें साहस प्रधान होगा वह व्यक्ति सैनिक बन जाएगा, और जिसमें वासना प्रधान होगी और वह व्यक्ति उत्पादक कार्य में संलग्न हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार वो तीनों गुणों की बात करता है और इसी आधार पर 3 वर्ग की स्थापना करता है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? एक है उत्पादक वर्ग, एक है सैनिक वर्ग और एक है दार्शनिक राजा। ठीक है, दार्शनिक राजा की संकल्पना कैसे है और दार्शनिक राजा बनाएंगे कैसे, ये दोनों बात हो गई कि दार्शनिक राजा किस तरह से बनाएंगे। अब ये बात आता है कि दार्शनिक राजा के गुण क्या हैं। ठीक है, मैंने आपको पहला जो पॉइंट दिखाया है कि दार्शनिक राजा से आशय एक ऐसे प्रभुत्व, विवेकशील, प्रशिक्षित शासक से है जिसे विचारों को ज्ञान प्राप्त हो और वह शासन कला में मर्मज्ञ हो। अब देखिए यहाँ पे 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो है विवेकशील और एक है प्रशिक्षित। ठीक है ना, हर चीज़ को अपन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जब विवेकशील की बात करता है तो जैसे कि हमने अभी बात कर ली थी कि 3 जब गुणों को देख रहे हैं तो जिसमें विवेक प्रधान होगा वह राजा होगा, वह दार्शनिक राजा होगा। ठीक है, ये क्यों इसको बोलता है, इसी को राजा क्यों बोलता है विवेक प्रधान वालों को? क्योंकि उनका कहना है कि जिन व्यक्तियों में विवेक प्रधान होता है ना, जिनमें विवेक प्रधान का गुण प्रधान होता है, वह व्यक्ति की मूल रुचि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने में होती है। वह सत्य का, न्याय का और ज्ञान का उपासक होता है, बस उनकी खोज में लगा रहता है। इसी खोज के कारण क्या होता है, वो सत्य का ज्ञान प्राप्त करता है, वो विचारों का ज्ञान प्राप्त करता है और उसके अंदर की जो आंतरिक और उसकी आत्मिक जो सौंदर्य होता है ना, उनका ज्ञान प्राप्त करता है। वो भौतिक वस्तुएं या बाह्य ज्ञान या कहते हैं ना भारी चीज़ें उनके लिए, सबके लिए निरर्थक होती है। उसके लिए, दार्शनिक राजा के लिए वो सिर्फ इंटरनल ब्यूटी, इंटरनल थॉट्स, सत्य का ज्ञान, दार्शनिक व्यक्ति इसी तरीके की बातें करता है। वो सत्य की खोज करता है, सत्य की खोज के लिए ज़रूरी है विचारों का ज्ञान जरूरी है, और विचारों का ज्ञान जरूरी, सत्य और विचार के ज्ञान के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने अंदर झाँके और हर पदार्थ या हर वस्तु या हर व्यक्ति में उसका अंदर का जो सौंदर्य है, उसका आंतरिक सौंदर्य उसको देखे। और ऐसा करते करते वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए या उस दार्शनिक राजा के लिए जो भौतिक वस्तु है निरर्थक हो जाती है। वह भौतिक जगत में सोना चांदी कुछ भी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि उसकी खुद की आत्मा सोने की बनी हुई होती है, ऐसा प्लेटो का मानना है। प्लेटो यहाँ तक कहता है कि वह व्यक्ति दार्शनिक राजा, अब वो तो विचारों की खोज में लगा हुआ है, सत्य की खोज में लगा हुआ है, ज्ञान की खोज में लगा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो शासन करने का भी इच्छुक नहीं होता है, शासन करने की भी उसको इच्छा नहीं होती है, परंतु उसका ज्ञान, विवेक, योग्यता के कारण ही उसको शासन का दायित्व सौंपा जाता है। ठीक है, ये उन्होंने दार्शनिक राजा के ऊपर ये दिया है कि वो भले ही इंटरेस्टेड ना हो, पर तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जो भी विवेक प्रधान व्यक्ति होगा उसको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अब उसका रीज़न क्या है कि प्लेटो ने जब अपने वहाँ समस्या देखी थी अपने राज्य में, एथेंस में, स्पार्टा में, वो किसी से भी संतुष्ट नहीं था और सबसे क्षुब्ध था। उसका मानना था कि उस समय वहाँ पे यूनान में है ना, कोई सा भी राज्य हो, सभी में अविवेकपूर्ण और अज्ञानी शासक थे। ठीक है ना, उसी के कारण सभी राज्यों में आंतरिक संघर्ष, गुटबाजी होती रह रही थी। अब ऐसे राजाओं को हटाकर अगर विवेकशील राजाओं को लाया जाए तो ही संभव है कि सब जगह सही व्यवस्था स्थापित हो सके, या आदर्श राज्य की जो कल्पना है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया जा सके। तो उसके लिए पहली शर्त क्या है कि उन अविवेकी और अज्ञानी जो शासक है ना, उनको हटाया जाए, उसकी जगह दार्शनिक राज्य को लाया जाए, तब ही आदर्श राज्य की तरफ जाया जा सकता है। इसलिए उसने दार्शनिक राज्य की संकल्पना को लेकर आया, कौन? प्लेटो। अब यहाँ पे हो गया, हमने प्लेटो की ये बात कर ली। अब पहली लाइन जो आपने कही थी, दार्शनिक राज्य से आशय ऐसे प्रभुत्व, विवेकशील, प्रशिक्षित शासक से है जिसे विचारों को ज्ञान हो, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, और वह शासन कला में मर्मज्ञ हो, मतलब उसको अब ये माना जाता है। अब देखो, प्रशिक्षित वर्ग अपन को छूट गया। प्रशिक्षित वर्ग का मतलब क्या है? अपन ने पिछले वीडियो में एक बात कही थी कि प्लेटो जब शिक्षा का सिद्धांत देता है ना,
तो 3 कैटेगरी में बांटता है, ये 3 चरण में बांटता है। एक शिक्षा रखता है 10 से 20 साल के लिए, एक रखता है 20 से 30 साल के लिए, और एक रखता है 30 से 35 साल के लिए। ये 35 साल की जो शिक्षा प्राप्त करता है ना, वह होता है दार्शनिक राजा। तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी राजा का बेटा है तो उसको बेटे को ही दार्शनिक राजा बना दें, या कोई चलता फिरता व्यक्ति है उसको विवेकशील मान के उसको राजा बना दें। नहीं, उसका भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, 35 साल तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद वह दार्शनिक राजा बनेगा। ठीक है, तो इतना मतलब ऐसे नहीं है कि किसी को भी राजा बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरा एक दार्शनिक राजा कैसे लेके आए संकल्पना, और उस दार्शनिक राजा को प्रशिक्षित किया कैसे किया जाएगा, प्रशिक्षण में क्या क्या दिया जाएगा, उसमें कौन कौन से कि मतलब किस कारण से विवेकशील को ही प्रधानता दी गई, ये सारी चीज़ें इसमें बात करता है वो। तो दार्शनिक राजा का निर्माण शिक्षा के द्वारा कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, उस समय प्लेटो के बाद जितने विचारक आए, क्योंकि तुलना कहाँ से होगी, प्लेटो के बाद जिन विचारकों को हम पढ़ते हैं उन्होंने लिखित रूप में क्या कहा है और उसमें उन्होंने किसको प्रधानता दी है। तो अधिकतर ये होता है कि विधि या कानून को प्रधानता दी जाती है। प्लेटो ने भी अपने अंतिम चरण में विधि कानून की बात करने लग गया था, वो भी है ना। परंतु प्लेटो जब शुरुआत में कर रहा है, रिपब्लिक में लिख रहा है, तो वहाँ पे केवल और केवल वो राजा का ज्ञान और विवेक को ही सब कुछ मान रहा है। राजा के ज्ञान और विवेक को किसी भी विधि या कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, और ऐसा करते हुए क्या करता है, वो विवेक और ज्ञान को महत्व देते हुए वह उस समय समाज में जितनी भी मान्यता हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, सबको अस्वीकृत कर देता है। वो कहता है कि ये जो परंपराएं हैं, ये प्रथाएं, ये सब अज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, इन सब से दार्शनिक राजा दूर रहेगा। दार्शनिक राजा सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और विवेक के आधार पर शासन करेगा, किसी कानून या विधि के आधार पर शासन नहीं करेगा। तो इसका दार्शनिक राजा का जो शासन का आधार है वो क्या हो गया, ज्ञान व विवेक। मतलब वो किसी कानून या विधि के तहत काम नहीं करने वाला, वो अपने ज्ञान और अपने विवेक से ही काम करेगा, और वो किसी परंपराओं प्रथाओं के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। वो सिर्फ अपने ज्ञान और विवेक के आधार पर जो उसको सही लगेगा वही काम करेगा। अब एक बात आती है कि ये कलावड़ जो मैंने कहा था ऊपर, विचारकों को ज्ञान प्राप्त हो, शासन कला में मर्मज्ञ हो। तो शासन कला के मर्मज्ञ के लिए मैं आपको प्लेटो का एक फेमस स्टेटमेंट बताता हूँ, उससे समझाता हूँ आपको। प्लेटो ने कहा कि कोई भी धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता। एक तरीके से ये नकारात्मकता भी आता है, कहा जाता है कि प्लेटो ने इन सब में विवेक की कमी मान ली है। ये स्टेटमेंट वो के कोई भी धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता। उसका वो कारण देता है, उसके अनुसार कि शासन एक कला है, और जिस प्रकार एक चिकित्सक बनने के लिए विशेषज्ञता चाहिए होती है, वैसी ही विशेषज्ञता राजा बनने के लिए चाहिए। ठीक है ना। एक अच्छा चिकित्सक शरीर की सारी बीमारियों को दूर कर देता है, जबकि राजा अगर विवेकशील हो और ज्ञानी हो तो समाज की सभी समस्याओं का निराकरण कर देता है। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि इसलिए एक ट्रेनिंग के माध्यम से उसमें शासन कला विकसित की जाती है, और उस शासन कला विकसित की इसलिए की जाती है क्योंकि हर एक क्षेत्र का एक विशेषज्ञता होती है, और उस विशेषज्ञ अगर कोई शासन कर रहा है तो शासन की भी विशेषज्ञता उसमें होनी चाहिए, और वो एक प्रशिक्षण के द्वारा उसको दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बात कर रहा है। और ओवरऑल हम देखें तो प्लेटो ने शासन को और ज्ञान को एक दूसरे से मिला दिया है। मतलब शासन पे कौन बैठेगा, ज्ञानी व्यक्ति, शासन पे कौन बैठेगा, विवेकशील व्यक्ति। ठीक है, इसलिए उसका फेमस स्टेटमेंट भी आता है कि राजा दार्शनिक होना चाहिए, अथवा राजा में दार्शनिकता का भाव होना चाहिए, है ना। यहीं से इसकी आलोचना भी उभर के आती है, वो अपन बात करेंगे। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है जिसको सेबाइन ने यूज़ किया था प्लेटो के लिए, कि प्लेटो की शासन प्रणाली है ना, प्रबुद्ध अधिनायकवादी दिखती है। प्रबुद्ध इसलिए क्योंकि विवेकशील व्यक्ति को बैठा रहा है, और अधिनायकवादी इसलिए क्योंकि उसको सब कुछ मान रहा है। ठीक है ना, उसको कानून से भी ऊपर मान रहा है, उसको कानून से भी ऊपर मान रहा है, कानून वगैरह सब उसके अधीन मान रहा है। ठीक है, और वो कह रहा है कि शासन राजा के विवेक से होगा, किसी विधि या कानून के द्वारा नहीं होगा, और वो राजा या शासन को ही सत्य का अन्वेषक मानता है, मतलब सब कुछ राजा पे छोड़ देता है। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या होता है, दार्शनिक राजा के पास बहुत अधिक शक्ति आ जाती है। ठीक, अब ऑब्वियसली बात है, अगर दार्शनिक राजा की बात करेगा और सबसे ज़्यादा शक्तियाँ उसको देगा, तो ऑब्वियसली लोकतंत्र का तो समर्थन नहीं कर रहा, लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों का समर्थन नहीं कर रहा, उसका तो वो उस समय खंडन भी करता था। प्लेटो के समय में एथेंस में लोकतंत्र था। कहते हैं कि वो लोकतंत्र केवल नाम मात्र का था,
परंतु कथित रूप में लोकतंत्री था। स्पार्टा में अल्पतंत्र था। ठीक है, इस प्रकार सिलाक्यूज था, उसमें निरंकुश तंत्र था। इन सभी शासन प्रणालियों को प्लेटो ने गौर से देखा था और उनके सभी के शासकों को अज्ञानी बोला, और इन सभी अज्ञानी, अयोग्य, स्वार्थी के मिटाने के लिए ही उसने ये दार्शनिक राजा कंसेप्ट लाया था। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं हम आलोचना पे। आलोचना में जब आते हैं तो पहली आलोचना लेते हैं कार्ल पॉपर की, जो कि सबसे फेमस आलोचना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आलोचना लिखें तो विचारक के साथ लिखें कि किसने प्लेटो के बारे में ये कहा। किसी भी विचारक की आलोचना लिखें तो जिसने आलोचना की उसका भी नाम लिखें, और ज़्यादा का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, एक का नाम याद रख लें और उसी के लिए नीचे आउटलाइन भी ज़रूर कर दें। कार्ल पॉपर ने कहा प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु। मुक्त समाज का शत्रु क्यों कहा है? मुक्त समाज क्या होता है? जहाँ पे व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं, स्वतंत्रता मिलती है, परंतु प्लेटो यहाँ क्या कर रहा है? सभी को अपने अपने कर्तव्य दे रहा है ना, कि आप फला काम करोगे, उत्पादक वर्ग ये काम करेगा, आप ये काम करोगे और दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे। मतलब व्यक्ति की फ्रीडम को एक विशेष क्षेत्र में ही ब्लॉक कर दे रहा है। ठीक है ना, और ऊपर से क्या कर रहा है? उन पे दार्शनिक राजा को बैठा देता है। ठीक है, राजतंत्रीय अधिनायकवादी व्यवस्था अपना देता है, इसलिए उसको मुक्त समाज का शत्रु कह रहा है। और इससे भी बढ़कर प्लेटो के लिए एक आलोचना की जाती है फांसीवादी विचारधारा का अग्रदूत। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो फांसीवादी विचारधारा है, जो हिटलर मुसोलिनी की थी, उस विचारधारा में राज्य को एब्सोल्यूट पावर होती है, निरंकुश शक्ति होती है राज्य का, निरंकुश शक्ति। और जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है, उसको केवल केवल ड्यूटीज़ दी जाती है, अधिकार नहीं दी जाती है। ड्यूटीज़, कर्तव्य, अनुशासन, ये चीज़ें दी जाती हैं। अब ये सेम चीज़ प्लेटो के विचार में दिखती है, इसलिए वो प्लेटो की आलोचना करते हैं, ये वगैरह इस तरीके से आलोचना करते हैं। अरस्तु ने भी बाद में जाके प्लेटो की इन्हीं क्षेत्रों को लेकर कुछ चीज़ों को लेकर आलोचना की थी। अब आप जब भी अंत करें सकारात्मक रूप से करें, ये मैंने आपको हमेशा सिखाया है। स्पेशली जो बहुत ही ऐसे विचारक हैं जो इतिहास में या राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा सम्मान का स्तर रखते हैं, उनकी आलोचना करते टाइम आपको लास्ट में सकारात्मक बिंदुओं को लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है अपन को? ये कार्ल पॉपर ने जो आलोचना कही है वो तर्कसंगत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे जब प्लेटो के विचार का मूल्यांकन कर रहे हैं ना, तो वो आज की जो राजनीतिक मानदंड है उसके आधार पर कर रहे हैं। आज के टाइम पे क्या है, आप अधिकार, स्वतंत्रता, इसके तरीके की बात कर रहे हैं, तो इसको आपको लग रहा है कि वो तो केवल कर्तव्य की बात कर रहा है तो वो गलत होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय की परिस्थितियों के आधार पर ही प्लेटो ने वो विचार बनाया था। उसने उस समय वहाँ के यूनानी राज्यों में जो समस्या पैदा हो रही थी उनको दूर करने के हिसाब से ही विचार बनाया था। इसलिए उसको ये कहना कि उसने पब्लिक को दबाने के लिए या पब्लिक को एक क्या बोलते हैं अनुशासित रखने के लिए, सिर्फ अनुशासित रखने के लिए और व्यक्ति जानबूझ के जनता को कोई भी अधिकार नहीं देने के लिए ऐसे विचार दिए, तो ये कहना गलत है। वो आज अगर आप आज ही कॉन्टेक्स्ट में तुलना करोगे तो गलत दिखता वो प्रतीत होगा, परंतु आप प्लेटो को उस समय से जाने जब जिस परिस्थिति में उसने ये विचार दिया था, जहाँ पे वो एक आदर्श राज्य चाहता है और उसके लिए चाहता है कि आदर्श राज्य तभी हो जब व्यक्ति और समाज भी अपनी जिम्मेदारी समझे, और व्यक्ति और समाज जब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तभी जाकर आदर्श राज्य की स्थापना या समाज में साम्यावस्था और संतुलन स्थापित हो सकता है। ठीक है, इसलिए वो सारा विचार दे रहा है। इसलिए मुक्त समाज का शत्रु कहना गलत है। ठीक है, और एक दृष्टि से भी गलत है। क्यों गलत है? मुक्त समाज का शत्रु कौन होगा? जो समाज के बारे में बहुत नेगेटिविटी बात करता हो? नहीं, परंतु प्लेटो तो बहुत प्रगतिशील विचार है। प्रगतिशील विचार क्यों है? क्योंकि वो सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहा है। उसने राज्य, वो कहता है कि राज्य के द्वारा सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इतना प्रगतिशील विचारक, क्योंकि उस समय ऐसी विचारधारा कोई थी नहीं ऐसी, क्योंकि राज्य फ्री में दे दे ऐसी विचार उस समय उत्पन्न ही नहीं हुए थे। और इतने समय पहले वह व्यक्ति या वह विचारक इस बात को कह रहा है। और उस समय जब महिलाओं को अधिकार, तो दूर की बात है, महिलाओं को तो बहुत ही सीमित रखा जाता था। उस समय वह पुरुष व महिला दोनों को शासन योग्य मान रहा है। ठीक है, कितना प्रगतिशील विचार है। और उस समय दास प्रथा, स्पेशली एथेंस में तो दास प्रथा बहुत चरम पे थी। ठीक है ना, एथेंस में दास प्रथा बहुत चरम पे थी और वह एथेंस में रहकर ही दास प्रथा का समर्थन नहीं करता है। तो ये प्रगतिशील विचारक है, तो इसकी बेबुनियाद आलोचना गलत है। तो कार्ल पॉपर ने जो मुक्त समाज का शत्रु कहा है वो कहना सही नहीं है प्लेटो के बारे में।
तो ये बात होगी दार्शनिक राजा के बारे में। अगली वीडियो में हम आदर्श राज्य शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।